म्यांमार के पूर्व कोन्याक क्षेत्र में भारतीय सेना के ड्रोन स्ट्राइक में 8 साल की बच्ची सहित 2 नागरिकों की मौत। राहत शिविरों में रह रही ग्वालताबी और सनाकैथल की महिलाओं संघ सापंग कंगलैपाल में भावनात्मक निमोल चाकोबो समारोह आयोजित। विधायक खुमुकचम जयकिशन ने कहा, लोगों के हित के लिए अच्छे और सार्थक कार्य करने से ही जनता का आशीर्वाद मिलता है। वर्ल्ड पोलियो डे के अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ पोलो सिटी इम्फाल और रोटरी क्लब ऑफ इम्फाल ने संयुक्त रूप से साइकिल रैली का आयोजन किया। AMAWAVA अमावोवा अध्यक्ष वाई कुंजरानी ने कहा, मणिपुर को बांटने की कोशिश चिंता का विषय, एकता और शांति की अपील की। मणिपुर में डायलिसिस मरीजों की उम्मीद टूटी, 6 नवंबर से अस्पताल लेंगे शुल्क। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने ISIS प्रेरित मॉड्यूल पकड़ा, 2 गिरफ्तार। दक्षिण दिल्ली के मॉल और पार्क पर दिवाली के दौरान हमला योजना में थे। महाराष्ट्र में महिला डॉक्टर की आत्महत्या से मचा हड़कंप, पुलिस कर्मियों पर बार बार बलात्कार और उत्पीड़न का आरोप। आंध्र प्रदेश में बस और मोटरसाइकिल की टक्कर के बाद आग लगने से 25 की मौत। बिहार चुनाव 2025 से पहले बड़ा राजनीतिक बदलाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को घोषित किया NDA का मुख्यमंत्री चेहरा। म्यांमार में साइबर स्कैम हब पर कार्रवाई, लगभग 700 लोग भागकर थाईलैंड पहुंचे, स्टारलिंक उपकरण जब्त। अफगानिस्तान ने कुनार नदी पर नया डैम बनाने का ऐलान किया, पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति सीमित करने की तैयारी। राइजिंग कोस्ट के बीच 4 बड़ी US कंपनियां ने नई H1B स्पॉन्सरशिप बंद की। खुरुमजरी नमस्कार, मैं हूं नाबम थादोई चनू। कंगला टीवी मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार विस्तार से। म्यांमार की ईस्ट कोन्याक रीजन के खेनमोई लोई खमोई विलेज में 20 अक्टूबर 2025 को हुए इंडियन आर्मी ड्रोन स्ट्राइक में 2 नागरिकों की मौत हो गई, जिनमें एक 8 साल की बच्ची भी शामिल है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह ड्रोन हमला इंडो म्यांमार बॉर्डर के पास संदिग्ध उग्रवादी क्षेत्र को निशाना बनाते हुए किया गया था, लेकिन वार वास्तव में नागरिकों के घरों पर हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि विस्फोट अचानक हुआ और देखते ही देखते कई घर आग की लपटों में घिर गए। वह छोटी बच्ची जो अपने घर के बाहर खेल रही थी, मौके पर ही मारी गई। इस हादसे ने सीमा क्षेत्र के लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया है। स्थानीय निवासियों ने इसे विनाशकारी बताते हुए ऐसे सैन्य अभियानों को तुरंत रोकने की मांग की है, जो नागरिकों की जान को खतरे में डालते हैं। ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर्स और क्षेत्रीय संगठनों ने इस घटना की इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंक्वायरी की मांग की है। इसे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का संभावित उल्लंघन बताते हुए उन्होंने प्रभावित परिवारों के लिए तत्काल मानवीय सहायता और सुरक्षा की भी अपील की है। दो 2023 के अशांत समय में कई परिवार अपने घर जल जाने के कारण बेघर हो गए थे। आज भी कई लोग विभिन्न राहत शिविरों में रह रहे हैं। इन्हीं में ग्वालताबी और सनाकैथल की कई महिलाएं और लड़कियां भी शामिल हैं, जो अपने घरों से दूर रह रही हैं। ग्वालताबी और सनाकैथल की उन महिलाओं के प्रति एकजुटता और स्नेह दिखाने के लिए जो राहत शिविरों में रह रही हैं, इस वर्ष हियांगगी निनी पानबा निमोल चाकौबा निमित्त पवित्र निमोल चाकौबा दिवस के अवसर पर सापंग कंगलैपाल के एक घर में निमोल चाकौबा कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम में ग्वालताबे और सनाकैथल के विस्थापित गांवों की कई महिलाएं शामिल हुई और सबने एक साथ भावनात्मक भोजन साझा किया। यह आयोजन इस बात की दिल से याद दिलाता है कि कठिनाइयों के बीच भी निंगोल चाकौबा का प्रेम और पारिवारिक संबंधों का भाव जीवित है। आयोजकों और बुजुर्गों ने आशा व्यक्त की कि अगले वर्ष तक ये विस्थापित परिवार अपने घर लौट पाएंगे और अपने ही छत के नीचे शांति और खुशी के साथ निंगोल चाकौबा फिर से मना सकेंगे। डीएम कॉलेज कैंपस के अंदर स्थित इपा इबुंगो थांगची गांगोई निंगथौ और इमा इबेमा खुंथोखनबी संगलेन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विधायक खुमुकचम जोयकिसन ने कहा कि हर व्यक्ति को जहां भी हो समाज के लिए ईमानदारी से योगदान देना चाहिए। उन्होंने बताया कि राज्य की वर्तमान स्थिति में सभी को एकता, जिम्मेदारी और सकारात्मक प्रयास के साथ काम करने की जरूरत है। कार्यक्रम का आयोजन संगलेन प्रबंधन समिति द्वारा किया गया था और एमएलए खुमुकचम जोयकिसन ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रेसिडेंट्स रूल लागू होने के बाद राज्य की स्थिति अब कुछ हद तक शांत हुई है और लोग धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौट रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आईडीपी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के पुनर्वास से जुड़ी कुछ समस्याएं अब भी मौजूद हैं, लेकिन समय के साथ सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। कार्यक्रम के दौरान मीतई बुजुर्गों ने पारंपरिक अनुष्ठान और प्रार्थनाएं की ताकि भूमि में शांति और सुरक्षा बनी रहे। विधायक जोयकिसन ने एक प्रतिनिधि और मीतई के बेटे के रूप में कहा कि मीतई धर्म, संस्कृति और पहचान की रक्षा और मजबूती हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी बताया कि थांगमईबंद से लेकर अन्य प्रभावित क्षेत्रों तक पवित्र स्थलों लाइफमलैंड का पुनर्निर्माण और संरक्षण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि एक मीतई होने के नाते वे अपने समाज के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। इस अवसर पर ताकदो प्रेसिडेंट ए नोवो डीएम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डब्ल्यू चांद बाबू और इमा खुंथोखनबी लाई कमेटी के सदस्य सहित कई स्थानीय लोग उपस्थित थे। वर्ल्ड पोलियो डे के अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ पोलो सिटी इम्फाल और रोटरी क्लब ऑफ इम्फाल ने संयुक्त रूप से साइकिल रैली का आयोजन किया। यह रैली पोलियो के उन्मूलन के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित की गई। बबीना ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीएमडी डॉक्टर ढवली ने कंगला वेस्टर्न गेट से इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लगभग 70 साइकिलिस्ट ने रैली में भाग लिया, जो अंत में रोटरी भवन मंत्रीपुखरी पर समाप्त हुई। कार्यक्रम में बोलते हुए डॉक्टर ढबली ने कहा कि हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने वर्ष 2014 में भारत को पोलियो फ्री घोषित किया था, लेकिन कुछ पड़ोसी देशों में यह वायरस अब भी मौजूद है। इसलिए जागरूकता और सावधानी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है ताकि पोलियो दोबारा भारत में न लौटे। रोटरी क्लब ऑफ पोलो सिटी इम्फाल के प्रेसिडेंट डॉक्टर RK रतन कुमार ने कहा कि क्लब लगातार पोलियो के पूर्ण उन्मूलन के लिए वैश्विक मिशन का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि जब तक पोलियो पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता, तब तक इस अभियान में योगदान देते रहे। रोटरी क्लब ऑफ इम्फाल के प्रेसिडेंट डॉक्टर TH टिगेल ने कहा कि यह रैली एंड पोलियो कैंपेन का हिस्सा है और यह हमें याद दिलाती है कि लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है,
क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में पोलियो अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि दुनिया को पूरी तरह पोलियो फ्री बनाने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास जारी रखना आवश्यक है। ऑल मणिपुर वुमेन्स वॉलंटरी एसोसिएशन AMAWAVA की प्रेसिडेंट वाई कुंजरानी ने एक सार्वजनिक सभा के दौरान कहा कि यह अत्यंत चिंता की बात है कि भारत लगातार मणिपुर को कई हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रहा है, जिससे राज्य को स्थिरता और शांति के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह स्थिति सभी के लिए गंभीर चिंतन का विषय होनी चाहिए। यह वक्तव्य अमवोवा के 36 फाउंडेशन डे समारोह के दौरान दिया गया, जो GM हॉल में आयोजित किया गया था। सभा को संबोधित करते हुए कुंजरानी ने कहा कि भले ही भारत मणिपुर को विभाजित करने का प्रयास कर रहा हो, हमें एकजुट होकर इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और राज्य में शांति और प्रगति लाने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि अपनी स्थापना के बाद से अमावोवा लगातार सामाजिक कल्याण और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करती आ रही है और संगठन भविष्य में भी इसी समर्पण और एकता के साथ अपना मिशन जारी रखेगा। उन्होंने जनता से संगठन के प्रयासों को मजबूत करने के लिए सहयोग और समर्थन की अपील की। कार्यक्रम में मणिपुर यूनिवर्सिटी के मणिपुर डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर टोइजम तम्फा, पोइरेड लेमेरोल मैरा पाइबी अपुनबा मणिपुर के प्रेसिडेंट एस मेमचा, अमवोवा से जुड़े विभिन्न समूहों के सदस्य और कई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मणिपुर में सैकड़ों किडनी मरीज अब गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों ने घोषणा की है कि वे 6 नवंबर से डायलिसिस के लिए सीधे मरीजों से शुल्क वसूलेंगे। यह कदम सरकार द्वारा PMJAY और CMHT योजनाओं के तहत लंबित धनराशि जारी न करने के कारण उठाया गया है। एक डायलिसिस सत्र की न्यूनतम लागत लगभग 2500 है और मरीजों को हर हफ्ते कई सत्रों की आवश्यकता होती है, जिससे गरीब परिवारों के लिए इलाज जारी रखना असंभव हो गया है। गोविंदाग्राम वांगोई के निवासी तोंगब्रम रोमेन, जो नियमित डायलिसिस करवा रहे हैं, उन्होंने आंसू भरी आंखों से कहा, मुझे मरने से डर लगता है, मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन अब लगता है कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा, क्योंकि डायलिसिस का खर्च नहीं उठा सकता। ऑल मणिपुर डायलिसिस पेशेंट्स एसोसिएशन ने सरकार से अपील की है कि वह तुरंत PMJAY और CMHT के लंबित धन को जारी करे, चेतावनी देते हुए कि और देरी से कई मरीजों की जान जा सकती है। जैसे जैसे यह संकट गहराता जा रहा है, मरीजों की उम्मीदें टूट रही हैं। यह एक सख्त बात याद दिलाता है कि केवल वादे जिंदगी नहीं बचा सकते। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 2 शातिर संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिन पर आरोप है कि वे ISIS इस्लामिक स्टेट से प्रेरित मॉड्यूल के सदस्य थे और दिल्ली में दिवाली के समय भीड़भाड़ वाले स्थानों पर IED सुसाइड आतंकी हमला करने की साजिश रच रहे थे। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में से एक को साउथ दिल्ली के सदिक नगर से और दूसरे को भोपाल मध्य प्रदेश से हिरासत में लिया गया। दोनों की उम्र लगभग 20 साल के आसपास बताई जा रही है। एक संदिग्ध का नाम अदनान बताया गया है। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान कई
आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। आईईडी बनाने के संभावित घटक, विस्फोट के लिए उपयोगी उपकरण, एक घड़ी जिसे टाइमर के रूप में इस्तेमाल करने के संकेत मिले, घरेलू व सार्वजनिक स्थानों की रेकी की तस्वीरें और वीडियो तथा आईएसआईएस के प्रति निष्ठा दिखाने वाले ऑडियो वीडियो क्लिप, डिजिटल उपकरणों की तलाशी में टेलीग्राम और अन्य एन्क्रिप्शन प्लेटफॉर्म्स पर की गई संपर्कों के सबूत मिले। जांच के प्रारंभिक रुझान बताते हैं कि वे विदेशी हैंडलरों से संपर्क में थे। जांच से पता चला कि संदिग्धों ने विशेष रूप से एक साउथ दिल्ली के मॉल और एक सार्वजनिक पार्क की रेकी की थी, जिन पर दिवाली के अवसर पर भीड़ जुटने की उम्मीद थी। इन्हीं जगहों पर विस्फोट कर बड़े पैमाने पर नुकसान करने की योजना बनाई जा रही थी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल फिलहाल दोनों गिरफ्तार आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है और उनके मोबाइल, सोशल मीडिया खातों, फाइलों और संपर्क सूची की फोरेंसिक जांच जारी है, ताकि नेटवर्क और अन्य सदस्यों, संभावित सहयोगियों और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन का पता लगाया जा सके। संबंधित जगहों की साइबर और फील्ड इन्वेस्टिगेशन टीमें भी सक्रिय हैं। अधिकारियों ने बताया कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण एनआईए समेत अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर विस्तृत जांच की जा रही है। आवश्यक कानूनी कार्रवाई और चार्ज शीटिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। जनता से अनुरोध है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दें। सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से सामने आया एक भयावह मामला पूरे देश में आक्रोश का कारण बन गया है। एक युवा महिला डॉक्टर जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कार्यरत थी, उन्होंने सुसाइड कर ली। उन्होंने अपनी पाम पर लिखा हुआ एक दर्दनाक संदेश छोड़ा है, जिसमें 2 पुलिस अधिकारियों पर बार बार बलात्कार और मानसिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया गया है। आरोपियों की पहचान सब इंस्पेक्टर गोपाल बदन और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर प्रशांत बंकर के रूप में हुई है। डॉक्टर ने जून में ही हैरेसमेंट की शिकायत दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। घटना के बाद सतारा पुलिस ने रेप और एवेटमेंट टू सुसाइड के मामले दर्ज किए हैं। एक आरोपी अधिकारी को सस्पेंड और अरेस्ट कर लिया गया है, जबकि महाराष्ट्र स्टेट वुमेन्स कमीशन ने तुरंत और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 27 वर्षीय यह डॉक्टर रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर इन फाल्टेन तहसील के रूप में कार्यरत थी और अपने कर्तव्यनिष्ठ स्वभाव के लिए जानी जाती थी। परिवार का कहना है कि उन्हें लगातार दबाव में रखकर ऑफिशियल रिपोर्ट्स में बदलाव करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इस दर्दनाक घटना ने पूरे राज्य में गुस्सा और निंदा की लहर पैदा कर दी है। महिला संगठनों और नागरिकों ने सरकार से मांग की है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और पब्लिक सर्विस में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्काल सुधार किए जाए। एक महिला डॉक्टर सुसाइड करने के बाद उसमें एडी दाखिल हुए और बाद में जैसे पता चला है उसने उसके खुद के पाम यानी आंध्र प्रदेश में हुए एक दर्दनाक हादसे में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, जब एक प्राइवेट बस मोटरसाइकिल से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गई। यह हादसा नारकेटपल्ली नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट के पास देर रात हुआ, जब बस हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रही थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल के फ्यूल टैंक में धमाका हो गया और कुछ ही मिनटों में पूरी बस आग की लपटों में घिर गई। कई यात्री अंदर फंस गए और बाहर निकल नहीं पाए। स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत मौके पर
पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया, लेकिन आग की तेजी के कारण बचाव कार्य बेहद मुश्किल रहा। फायर टेंडर्स को मौके पर बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और मुआवजे की घोषणा की है। पुलिस का कहना है कि हादसे की वजह ओवर स्पीडिंग हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर रैली में घोषणा की कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार की एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास और स्थिरता के नए दौर में प्रवेश करेगा। बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों का बंटवारा तय हो गया है। दोनों दल 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि बाकी सीटें अन्य एनडीए सहयोगियों को दी जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घोषणा एनडीए में एकता और स्थिरता का संदेश देती है। वहीं विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने इसे सिर्फ दिखावा बताया और कहा कि वास्तविक सत्ता बीजेपी के हाथ में होंगे। नीतीश कुमार केवल नाम के मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस ने भी इस कदम को राजनीतिक अवसरवाद कहा है। कई लोग मोदी नीतीश जोड़ी को विकास और अनुभव का प्रतीक मान रहे हैं, जबकि युवा मतदाता बेरोजगारी और शिक्षा की कमी को लेकर निराश है और नए नेतृत्व की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज है कि बीजेपी धीरे धीरे जेडीयू के प्रभाव को सीमित करने की रणनीति अपना रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार चुनाव 2025 अब सिर्फ विकास या जातीय समीकरण पर नहीं, बल्कि नेतृत्व की विश्वसनीयता और जनता के भरोसे की प्रतीक्षा होगी। ये गठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। जब म्यांमार की सेना द्वारा मोवादी स्थित बड़े साइबर स्कैम कॉम्प्लेक्स के पार्क पर छापा मारने के बाद लगभग 700 लोग भागकर थाईलैंड पहुंच गए। थाई अधिकारियों ने पुष्टि की कि करीब 677 लोगों ने मोई रिवर पार कर ताक प्रोविंस में आत्मसमर्पण किया। इनमें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, वियतनाम, इंडोनेशिया सहित कई देशों के नागरिक शामिल हैं। इन सभी की जांच की जा रही है कि वे मानव तस्करी के शिकार हैं या स्कैम ऑपरेशंस में अवैध रूप से काम कर रहे थे। यह छापा साउथ ईस्ट एशिया के सबसे बड़े ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क्स में से एक पर मारा गया, जहां क्रिप्टो ठगी, ऑनलाइन रोमांस फ्रॉड और जबरन श्रम जैसी गतिविधियां चलती थी। म्यांमार अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान कॉम्प्लेक्स से 2000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। भागने वाले कई लोगों ने दावा किया कि उन्हें फर्जी नौकरी का लालच देकर यहां लाया गया था और हथियारबंद गिरोहों द्वारा बंधक बनाकर रखा गया था। छापेमारी के दौरान सेना ने 30 से अधिक स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट रिसीवर्स भी जब्त किए, जिनका उपयोग स्कैम नेटवर्क को इंटरनेट शटडाउन के बावजूद सक्रिय रखने के लिए किया जा रहा था। स्टारलिंक को म्यांमार में संचालन की आधिकारिक अनुमति नहीं है और इसका अवैध इस्तेमाल सीमा पार अपराध सिंडिकेट्स द्वारा किया जा रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार स्टारलिंक उपकरणों की तस्करी करके के पार्क जैसे स्कैम सेंटरों में पहुंचाया जा रहा था ताकि वे निगरानी से बचकर ऑनलाइन ठगी चला सके। थाईलैंड के अधिकारी अब विदेशी दूतावासों के साथ मिलकर भागे हुए लोगों की पहचान और सुरक्षित वापसी की प्रक्रिया में जुटे हैं। इस कार्रवाई ने साउथ ईस्ट एशिया में बढ़ते
नेशनल साइबर स्कैम नेटवर्क और गैरकानूनी सैटेलाइट इंटरनेट के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कुनार रिवर पर एक नया दाम बनाने की योजना को फिर से शुरू करने का आदेश दिया है, जो कबूल रिवर से जुड़ी एक प्रमुख धारा है और पाकिस्तान में बहती है। सुप्रीम लीडर मौलवी हिबातुल्लाह अखुंदजादा ने वाटर और एनर्जी मंत्रालय को निर्देश दिया है कि परियोजना का निर्माण जितनी जल्दी हो सके शुरू किया जाए और अनुबंध अफगान कंपनियों को दिए जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि इस दाम के निर्माण से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांतों में पानी के प्रवाह में 15 से 17% तक कमी आ सकती है, जिससे सिंचाई और पीने के पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी। यह फैसला हाल ही में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरेंट लाइन पर हुई सीमा झड़पों के बाद लिया गया है। साथ ही यह कदम उस समय आया है जब भारत द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित करने के बाद क्षेत्र में जल राजनीति और अधिक तनावपूर्ण हो गई है। पाकिस्तान ने इस परियोजना पर आपत्ति जताई है और चेतावनी दी है कि किसी भी एक तरफा दाम निर्माण को शत्रुतापूर्ण कदम माना जा सकता है। क्षेत्र में वाटर कॉन्फ्लिक्ट की आशंका को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है। विदेशी पेशेवरों को बड़ा झटका देते हुए 4 प्रमुख यूएस कंपनियों ने नई H-1B वीसा स्पॉन्सरशिप को रोकने की घोषणा की है। यह फैसला हाल ही में वीसा एप्लीकेशन कॉस्ट में भारी बढ़ोतरी और सख्त नियमों के बाद लिया गया है। इन कंपनियों में डिलॉयट कंसल्टिंग LLP, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, वॉलमार्ट एसोसिएट्स और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड TCS शामिल है। इन सभी ने स्पष्ट किया है कि अब उनकी नई भर्तियां केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए खुली रहेंगी जिनके पास पहले से वैलिड यूएस वर्क ऑथराइजेशन है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम बढ़ती वीसा कोस्ट और जटिल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स के कारण उठाया गया है, जिससे H-1B स्पॉन्सरशिप वित्तीय रूप से कठिन हो गई है। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि यह निर्णय खासकर टेक्नोलॉजी और कंसल्टिंग सेक्टर्स में काम करने वाले विदेशी कुशल कर्मचारियों पर गहरा असर डाल सकता है, जहां H-1B वीसा अब तक अमेरिकी नौकरी बाजार में वैश्विक प्रतिभा के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। कंगना टीवी में हम मानते हैं कि हर आवाज मायने रखती है और हर कहानी महत्वपूर्ण होती है। आपकी स्थानीय खबरें, आपकी टिप्पणियां और आपके अनुभव शक्तिशाली हैं। ये एक अधिक जागरूक समाज बनाने में मदद करते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आए और हमारी सिटीजन जर्नलिज्म पहल के तहत अपनी स्थानीय खबरें साझा करें। आपका सहयोग सिर्फ स्वागत योग्य ही नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ मिलकर हम समस्याओं को उजागर कर सकते हैं, उपलब्धियों का जश्न बना सकते हैं और असली कहानियों को सामने ला सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई हर खबर को हमारी संपादकीय टीम द्वारा पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और आपकी इस प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पत्रकार को 10,000 का पुरस्कार हर साल कंगना टीवी की फाउंडेशन डे 14 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। अपने समुदाय की आवाज बने, कंगना टीवी की सिटीजन जर्नलिज्म का हिस्सा बने, क्योंकि असली बदलाव आपके साथ शुरू होता है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के पूर्व कोन्याक क्षेत्र में भारतीय सेना के ड्रोन स्ट्राइक में 8 साल की बच्ची सहित 2 नागरिकों की मौत। राहत शिविरों में रह रही ग्वालताबी और सनाकैथल की महिलाओं संघ सापंग कंगलैपांग में भावनात्मक निंगोल चाकौबा समारोह आयोजित। विधायक खुमुकचम जयकिशन ने कहा, लोगों के हित के लिए अच्छे और सार्थक कार्य करने से ही जनता का आशीर्वाद मिलता है। वर्ल्ड पोलियो डे के अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ पोलो सिटी इम्फाल और रोटरी क्लब ऑफ इम्फाल ने संयुक्त रूप से साइकिल रैली का आयोजन किया। अमावोवा अध्यक्ष वाई कुंजुरानी ने कहा, मणिपुर को बांटने की कोशिश चिंता का विषय, एकता और शांति की अपील। मणिपुर में डायलिसिस मरीजों की उम्मीद टूटी, 6 नवंबर से अस्पताल लेंगे सूद। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने ISIS प्रेरित मॉड्यूल पकड़ा, 2 गिरफ्तार। दक्षिण दिल्ली के मॉल और पार्क पर दिवाली के दौरान हमला योजना में थे। महाराष्ट्र में महिला डॉक्टर की आत्महत्या से मचा हड़कंप, पुलिस कर्मियों पर बार बार बलात्कार और उत्पीड़न का आरोप। आंध्र प्रदेश में बस और मोटरसाइकिल की टक्कर के बाद आग लगने से 25 की मौत। बिहार चुनाव 2025 से पहले बड़ा राजनीतिक बदलाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को घोषित किया एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा। म्यांमार में साइबर स्कैम हब पर कार्रवाई, लगभग 700 लोग भागकर थाईलैंड पहुंचे। स्टारलिंक उपकरण जब्त। अफगानिस्तान ने कुनर नदी पर नया डैम बनाने का ऐलान किया। पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति सीमित करने की तैयारी। राइजिंग कोस्ट के बीच 4 बड़ी यूएस कंपनियों ने नई H-1B स्पॉन्सरशिप बंद की। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए कंगना टीवी से जुड़े रहे। धन्यवाद।